नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में वैदिक काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, वैदिक सभ्यता का 1 पार्ट आ चुका है। अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियोज को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपनिषद काल में एक राजा अश्वपति का उल्लेख था। ये कहाँ के शासक थे? तो राजा अश्वपति केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेय तो आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में नाचिकेय और यम के संवाद का उल्लेख है। कुबा कहाँ की नदी? अफगानिस्तान की, जिसे अफगानिस्तान में काबुल के नाम से जानते हैं। कुबा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किस नाम से हुआ? तो कुबा नाम से हुआ है। कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन प्रभावित किया था? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल से लौह धातु की प्राचीनतम अवशेष मिले? अतरंजी खेड़ा से। लोहे का प्राचीनतम अवशेष यूपी के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल में क्या होता है? लोहे का प्राचीनतम साक्ष नहीं प्राप्त होते। उत्तर वैदिक काल में आते आते में लोहे के प्राचीनतम साक्ष प्राप्त हो जाते हैं, लोहे धातु की खोज हो जाती है। अब जैसे ही लोहे धातु की खोज होती है, कृषि के क्षेत्र में एकदम से क्रांति आ जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो आपका ऋग वैदिक काल होता है उसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? पशुपालन। अभी वो कृषि करते थे लेकिन बहुत कम करते थे, मुख्य रूप से पशुपालन करते थे, यायावर टाइप का जीवन निवास करते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया कि अब लोहे की खोज हो गई। अब लोहे की खोज हो गई तो बहुत सारे उन्होंने क्या किया? उपकरण बना लिए। अब इन उपकरणों ने क्या किया? हमारे जो कृषि क्षेत्र में एकदम क्रांति ला दी। तो उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि, जबकि पशुपालन कैसा हो जाएगा? गौड़ व्यवसाय। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में आते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि, ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन। ध्यान रखिएगा, क्लियर? इसके साथ ही चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? धर्मशास्त्र के काल में। जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1 से 1028 सूक्त है, 10,500 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? होत्रा। सामवेद के पुरोहित उद्गाता। इसके साथ ही क्या होता है? ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 देवताओं का बहुत उल्लेख है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया, वर। और आपके जो अग्नि देवता उनके लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख, वरुण के लिए 30 ऋचाओं का उल्लेख। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जानते थे, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता मानते थे। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता कराने वाला देवता माना जाता है। वरुण वायु का देवता होता था। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्योंकि सोम देवता को समर्पित है। क्लियर? न्याय दर्शन को किसने प्रारंभ किया था? न्याय हमेशा कौन देते? गौतम बुद्ध। भारत में जो प्राचीन भारत में निष्क था, निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण सिक्का भी बोलते हैं। योग दर्शन, योग से कौन जुड़े? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का ब्रांड है पतंजलि। ये सिर्फ आपको लर्न कराने के लिए है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? उपनिषद किससे? दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद क्या होते हैं? कितने उपनिषद हैं? 106 उपनिषद हैं। उपनिषद कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उपनिषद के भाग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, उपनिषद, ज्योतिषी, छंद, ये सब क्या है? आपके वेदांग है। क्लियर? पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? पूर्व वैदिक काल में प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। अब उत्तर वैदिक काल में ये सब क्या हो जाएगा? कर्म कांड आदि में प्रचलित हो जाएगा। जबकि पूर्व वैदिक काल में प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ आदि का उल्लेख। यज्ञ का उल्लेख किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य तौर पर दोनों भाषा में लिखा है। यजुर्वेद के पुरोहित कौन थे? अथर्वणा। क्लियर? चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। सबसे पहले शल्य चिकित्सक कौन थे? श्रुत। चरक क्या थे? वो थे
चिकित्सक, लेकिन सबसे पहले शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक का तात्पर्य क्या होता है? जो आपका सर्जन होता है। सबसे पहले सर्जन कौन थे? सुश्रुत थे, ध्यान रखिएगा। जीवक किसका राज्यवैद्य था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक काल में सभा क्या थी? सभा एक मंत्रिपरिषद थी। 3 प्रकार की समितियों का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति और विदत। विदत आपकी क्या थी? सबसे प्राचीनतम संस्था थी। सभा में क्या था? सभा आपकी एक मंत्रिपरिषद थी जो क्या करती थी? श्रेष्ठ लोगों, सम्राट लोगों की समूह था। और समिति क्या थी? समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। विदत सबसे प्राचीनतम संस्था थी। इन जो समितियां थी इनमें महिलाओं को भी भागीदारी करने का अधिकार था। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदा, ये 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शन। कितने दर्शन है? 6। कौन कौन से दर्शन है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत। ये 6 दर्शन की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किस दर्शन से कौन जुड़ा है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्योंकि कल के वीडियो में ही आपने लर्न किया, उसको मैंने सब ट्रिक से याद करवाया था। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? क्या? लुहारगिरी। आर्यों ने क्या किया कि अभी इसका लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य में यूपी के अतरंजी खेड़ा से उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो ऋग वैदिक काल में इसका प्रयोग में नहीं लाया गया। उत्तर वैदिक काल में आते आते हम इसके कृषि के उपकरण बनाना प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे आज सोचिए, हमारे आसपास से अगर सोचिए लोहा खत्म हो जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो कि लोहा के अवशेष ही खत्म हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सोच के बताइएगा क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। हमारे आसपास से आधे से ज़्यादा सामान गायब हो जाएंगे, क्योंकि आज का युग अगर देखें तो कैसा लौ युग है। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के धातुओं का है, लेकिन सबसे ज़्यादा धातु किसका प्रयोग हो रही है? लोहे धातु का प्रयोग हो रही। ऐसे जब जैसे आपका पहला हुआ, जब पूरा पाषाण काल के टाइम पे आपने क्या हुआ? ताम्र पाषाणिक बस्तियों के बारे में पढ़ा। बहुत सारी आपको ताम्र पाषाण की बस्तियाँ, क्योंकि इस टाइम पर तांबे धातु का बहुत प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान हुआ, उन्हें लगा कि तांबे में अगर थोड़ा सा उन्होंने क्या मिला दिया? टिन मिलाया। अब तांबा उतना कमजोर होता था, उतना अच्छा नहीं होता। अब उन्होंने तांबे में टिन मिला दिया। तांबे में टिन मिलाने से क्या बना? कांसा बन गया। अब कांसा क्या हुआ? तांबे की अपेक्षा मजबूत हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता वाली कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। बहुत व्यापक पैमाने पर कांसे का प्रयोग किया। अब जब उत्तर वैदिक काल आएगा, अब व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग होने लगेगा। तो इसी प्रकार आपके एक राइटर ने क्या किया था? इतिहास का काल विभाजन कैसे किया था? काल के आधार पर, धातुओं के प्रयोग के आधार पर ताम्र काल में डिवाइड किया था। इसके साथ उन्होंने कांस्य काल में और लौ काल में 3 कालों में डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था? मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचनाकार है? अष्टाध्यायी है पाणिनि की। पाणिनि की ही एक रचना है अष्टाध्यायी, जो प्राचीनतम व्याकरण मानी जाती है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम? मनुस्मृति। और प्रथम विधि निर्माता किसको बोलते हैं? मनु को। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती को नदीत्मा, महात्मा या ममतामयी, इस तरह की नदियों का उल्लेख। और सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया। हिरण्य का तात्पर्य क्या होता था? सोना। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में क्या हुआ? कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख किया गया है, जबकि आपके जो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। जो आपका नदी सूक्त है, नदी सूक्त में क्या 21 नदियों का उल्लेख है। तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट समझ लीजिए एक बार दोबारा। ऋग्वेद में जो वैदिक संहिता है, वैदिक ग्रंथ जो उस टाइम के प्राप्त हुए, उसमें 31 नदियों को उल्लेख। ऋग्वेद में 25 नदियों को उल्लेख। और ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख। सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ? सिंधु नदी का। गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया। लेकिन सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती। सरस्वती को जो पहले हम नदी के देवी मानते थे, बाद में क्या हो गई? विद्या की देवी। अब हम सरस्वती को क्या विद्या माता मानते हैं ना। अगर हमारा कॉपी में, बुक में पैर लग जाता है तो पैर छूते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है इसमें सरस्वती वास करती। तो वर्तमान में सरस्वती क्या हो गई? विद्या की देवी। पहले सरस्वती को नदी की देवी माना जाता था। क्लियर? समझ में आ गया आपको?
चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार, काल या कुटुंब। परिवार से मिलकर क्या बनता था? ग्राम। परिवार का जो प्रमुख होता था उससे क्या बोलते थे? कुलु। परिवार का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। तो परिवार का प्रमुख कौन होता था? पिता, जिससे कुलुप बोलते थे। परिवार से मिलकर ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामणी। ग्राम से मिलकर क्या बनता था? आपके विष, विष का मुखिया विषपति। विष से मिलकर क्या बनता था? जन, जन का मुखिया पुरोहित। जन से मिलकर क्या बनता था? राष्ट्र, राष्ट्र का मुखिया राजा। उस टाइम पे राजा जो होता था एक कर लेता था, बलि नामक कर लेता था। उत्तर वैदिक काल में बलि कर अनिवार्य हो गया था, जबकि ऋग काल में अनिवार्य नहीं था। प्रजा अपने राजा को कुछ उपहार स्वरूप कर देती थी, जिसके माध्यम से राजा का उत्तरदायित्व होता था अपनी प्रजा कबीलों का क्या करे? रक्षा करे। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या होता था? राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। अगर मान लो युद्ध आदि का समय आ गया तो उसी टाइम पे क्या करता था? नागरिकों में ही सेना का संगठन कर लेता था। स्थायी सेना रखने का प्रचलन होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब मगध काल का उत्कर्ष होता है, तब से स्थायी सेना रखने का प्रचलन प्रारंभ होता है, जिसे हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। विदत आपकी सबसे प्राचीनतम संस्था थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आ जाती है। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति के आधार पर इसका निर्धारण होने लगता है। मनुस्मृति संबंधित किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित है। नवे मंडल को क्या बोलते हैं? सोम मंडल बोलते हैं। क्लियर? अवेस्ता क्या? अवेस्ता प्राचीन ईरान का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, और अवेस्ता और ईरान में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। तो कई बार पूछता है ऋग्वेद का किस प्राचीनतम ग्रंथ से बहुत ज्यादा समानता है? तो ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण आदि का उल्लेख किया गया? अथर्ववेद में चिकित्सा, जादू टोना, इन सब चीजों का उल्लेख किया गया है। आर्य संबोधित करता है निर्जाति समूह को, और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल हैं? अथर्ववेद नहीं शामिल है, बाकी तीनों वेद आपके शामिल है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद आपका नवीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सारे क्वेश्चन को मैं कई बार बोल रही हूँ ताकि आप सुन सुन के उनको याद कर लीजिए। जितनी बार आप सुनेंगे वो आपके माइंड में याद हो जाएंगे। एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में नदी सूक्त का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में विवाह सूक्त का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख, ये कुछ प्रमुख सूक्त है। इसके अलावा भी और सूक्त हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसने किया है? गाय के लिए। अघन्या का तात्पर्य क्या होता था? नाम मारने योग्य। और गाय क्या होती थी? संपत्ति की मूल इकाई भी होती थी। और इसके साथ ही गाय पवित्र पशु भी होती थी, प्रिय पशु भी होती थी। पुत्री को क्या बोलते थे? दुहिता बोलते थे। कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाह, और 2 प्रकार के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। ऋग्वेद में किन नदियों को? अफगानिस्तान, कुब्रा और क्रमु, ये दोनों नदियां क्या थी? अफगानिस्तान की। कुब्रा को क्या बोलते थे? काबुल नदी। ये अफगानिस्तान की 2 नदियां जिसका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। भारत की कौन कौन सी नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो जैसे आपकी गंगा का, यमुना का, सिंधु, सरस्वती, इन सब का बहुत ज्यादा बार उल्लेख। गंगा का तो एक बार उल्लेख किया गया है। अब आप समझिए आर्य का क्षेत्र कहाँ पे था? अगर आप इंडिया में मैप में देखने की कोशिश करें तो आर्य आपके कहाँ से निवासी थे? पंजाब क्षेत्र में। अब पंजाब क्षेत्र में आपको गंगा नदी का उद्गम कहाँ से दिखाई पड़ता है? नहीं होता है, इसीलिए गंगा नदी का कम बार उल्लेख आया। वहाँ से आपको यमुना नदी का औसत मिलता है, इसलिए यमुना नदी का 3 बार। सबसे ज़्यादा बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है सिंधु नदी, जिसे हिरण्य बोला गया। हिरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है तो सोना, मतलब बहुत कीमती है। सबसे पवित्र नदी बोल देते सरस्वती को, जिसे नदीत्मा के नाम से भी संबोधित किया गया है। आर्यों के आर्किटिक होम का सिद्धांत किसने दिया था? आर्यों के आर्किटिक होम का सिद्धांत दिया था गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। अथर्व का तात्पर्य क्या होता है? पवित्र, जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या? गद्य और पद्य दोनों रूप में उल्लेखित किया गया है। किसका? यजुर्वेद का। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था?
उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को, जबकि अगर ऋग वैदिक काल में पूछेगा तो इंद्र देवता को। संस्कार कितने 16 संस्कार का उल्लेख किया गया है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। तो ये हमने आज वैदिक काल के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको एक प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज दृष्टि या घटना चक्र, या फिर आपको जो सही लगे आप उस प्रैक्टिस सीरीज को ले लीजिए। हर टॉपिक वाइज उसकी प्रैक्टिस सीरीज जरूर लगाइए। अगर उसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आपके डाउट सोशल ग्रुप जो बना हुआ है उसमें जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। या फिर आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अगर लिंक पे ना जा पाए तो टेलीग्राम में जाकर लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, खुश रहिए, अपने आसपास भी खुशियाँ बांटते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।